मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज के 2 दिवसीय दौरे पर। बरहेट में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण, युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने की कृषि, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता विभाग की समीक्षा, किसानों की प्रगति के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। और रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए उपायुक्त ने दिया विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगी विशेष नजर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। देश के हेल्थ सेक्टर के अलग अलग गैप को एड्रेस करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। समय पर बीमारी का पता चलेगा तो बीमारियों के गंभीर होने की आशंका कम होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। 2,239 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इन मेडिकल कॉलेजों से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना और मजबूत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही
पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर आज साहिबगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बरहेट में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र भी बांटे। इस मौके पर उन्होंने कई विकास योजनाओं की भी शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। से कहेंगे, सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी योजनाएं हैं, स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के साथ आप मुखिया, जिला परिषद, हमारे माजी गुणित लोगों के साथ बैठक करके गांव-गांव में इस योजना का प्रचार करने का काम करें, ताकि हमारे ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। पंचायत में इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि सरकार ग्रामीणों के लिए क्या काम करती है। मुख्यमंत्री ने गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के आदिवासी बहुल राजाभीटा स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने दर्जनों लाभुकों को विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। कई योजनाओं से जोड़ा गया, कई लोगों को राशन कार्ड, प्रधानी पट्टा, केसीसी, अन्य योजनाएं दी गई। करोड़ों रुपए के शिलान्यास उद्घाटन हुआ। इसी दौरान आज राजाभीटा, जो बहुत ही दुर्गम इलाका है, यहां पर बिजली व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए आज यहां का पावर सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया जा रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार ने जनता के साथ वायदा खिलाफी की है। वे आज चतरा जिले के इटखोरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री मरांडी ने कहा कि इस सरकार ने चुनाव के वक्त जितने भी वायदे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। अब तो 2 साल अब होने को चला है। दिसंबर में 2 साल सरकार के कार्यकाल पूरी हो जाएगी। चुनाव के पूर्व या सरकार बनाने के बाद सरकार ने बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की। सरकार ने कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। अभी तक कहीं एक भी लड़कों को कोई भत्ता नहीं मिला। सरकार ने कहा था कि ये जो साल है नियुक्ति का वर्ष होगा, अब तो मात्र 1.5 महीना से भी कम बचा हुआ है। अब क्या हुआ नियुक्ति? यानी सरकार ने जितनी भी वादा किया था वो सब के साथ कहीं कुछ पूरा नहीं किया सरकार। झारखंड विधानसभा में आज सदन की व्यवस्था के मसले पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि हर किसी के लिए संसदीय ज्ञान जरूरी है।
रही है। सेमिनार में इस संस्था के प्रतिनिधि भी आपसे बात करेंगे और कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को आपको समझाएंगे। इस कार्यक्रम में हम सबका यह प्रयास रहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व कराया जा सके, ताकि संसदीय ज्ञान की यह ज्योति राज्य के कोने कोने तक पहुंचे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज माता वैष्णो देवी के दरबार में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां भगवती से देश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने आज कृषि, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने किसानों की प्रगति के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बहुत लोग अभी 50 में लिया है, अब आप करेंगे, बैठ जाएंगे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत होगा? रांची सांसद संजय सेठ ने आज नामकुम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद भी किया। श्री सेठ ने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 14,306 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 18,762 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 443 लोगों की इस वैश्विक महामारी से मौत हुई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,67,695 रह गई है। अब तक देश में कोरोना के 3 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। वैश्विक महामारी से अब तक 4,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजधानी रांची में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 25 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 9 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। यहां अब तक 86,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है, जिनमें से 84,314 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस बीच कोरोना से निपटने के लिए जहां एक तरफ पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान तेज किया गया है, वहीं राजधानी रांची में घर घर सर्वे का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने आज कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर और सख्ती बरतने का निर्देश दिया। इसके साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा। टेस्टिंग एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के इंचार्ज हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में स्टेशन, एयरपोर्ट पे जितने भी व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाते हैं, चाहे वो रांची जिले के हो या दूसरे जिले के हो। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 1,02,27,12,895 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एम्बुलेंस सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से निजी एम्बुलेंस संचालकों को भी 100 डायल के अधीन लाया गया है। आज जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक में यह व्यवस्था की गई। बैठक के बाद उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि जिले में जितने भी निजी एम्बुलेंस संचालित हो रहे हैं, उन्हें भी 100 डायल के अधीन ही संचालित किया जाएगा। 108 के अलावा हमारे पास 45 और ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं या सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर निजी कार्यालयों द्वारा चलाई जाती हैं। हम लोगों ने सभी ऐसी एम्बुलेंसेज का नंबर एकत्रित करके 100 डायल पे दिया है। मैं सभी जिलावासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप 108 के साथ साथ अगर उसकी अनअवेलेबिलिटी किसी भी कारणवश होती है तो 100 नंबर पर डायल करके भी इन एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
पत्र सूचना कार्यालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से स्वच्छ भारत अभियान को और गति देने की पहल की जा रही है। इस सिलसिले में आज रांची में पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह, नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक विजय कुमार और एनएसएस के राज्य समन्वयक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। गढ़वा जिले में पुलिस ने अपहरण के एक मामले का खुलासा किया है। अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया गया है और 6 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि जिले के चीनिया रोड से आज कुछ अपराध कर्मियों ने एक कारोबारी का अपहरण कर लिया था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और कुछ ही घंटों में पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा मेडिकल के पास एक व्यक्ति के अपहरण होने की सूचना मिली, जिसे 2 गाड़ियों में अपराध कर्मियों ने 2 गाड़ी से आए अपराध कर्मियों द्वारा उठाकर ले जाया गया था। भाग रहे अपराध कर्मियों को पीछा किया गया, तत्काल कार्रवाई की गई और पीछा किया गया और तुरंत पलामू पुलिस के संबंध में सूचना दी गई। पलामू पुलिस के सहयोग से भागते अपराधियों को रोका गया, जहाँ से अपहृत आकाशदीप को जो डंडई कराने वाला उसको बरामद किया गया। इसके अलावा 6 लोग जो अपराध कर्मी अपहरण करने वाले थे उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार। उधर पलामू जिले की हुसैनाबाद पुलिस ने भी लूट और डकैती के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। चतरा जिले में कुख्यात अमन साहू गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल जेल में बंद है। आरकेटीसी कैंप पर जो 19 अगस्त को घटना घटी थी गोलीबारी में, उसे सिलसिले में एक आदमी का ऐसे भी आसिफ की संलिप्तता पाई गई थी और इसे लगातार कई दिनों से पुलिस खोज रही थी। बीते दिन है संध्या के समय में संध्या गश्ती को एक सूचना मिली कि 2 आदमी जो अपराधी की स्मृति के हैं, ये बार इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं संदेहास्पद स्थिति में। तो उस सूचना पर गश्ती पार्टी द्वारा 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इधर पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों पर 21 अक्टूबर की रात मजार शरीफ की दानपेटी तोड़कर रुपए चोरी करने का आरोप है। चतरा सदर प्रखंड के दक्षिणी वन प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत ब्राह्मणा गांव के कोरचा जंगल की वन भूमि पर अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार करते 2 तस्करों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वनपाल प्रभात कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग वन भूमि का उपयोग अफीम की खेती के लिए कर रहे हैं। सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। करने के लिए वन भूमि को जोतकर जमीन तैयार किया जा रहा है। टीम का गठन किया और उस टीम का नेतृत्व सुमित्रा तिग्गा बनरक्षी के द्वारा किया जा रहा था। वो टीम के साथ घटनास्थल कोरचा वन में पहुंची तो वहां पर अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार करते हुए 2 व्यक्ति रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसमें पहला आदमी संतोष गंझू, ग्राम कोरचा, ब्राह्मणा, जिला चतरा का रहने वाला है और दूसरा विनय गंझू, बाई तिलैया, थाना गिद्धौर, जिला चतरा का रहने वाला है। राज्य में अब आम नागरिकों को सुरक्षा बलों की वर्दी पहनने पर रोक लगा दी गई है। इस सिलसिले में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस अधीक्षकों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सिमडेगा में जारी हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के 6ठे दिन आज ओडिशा की टीम ने मध्य प्रदेश को एक तरफा मुकाबले में 9-0 से पराजित कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 3 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। एक अन्य मैच में चंडीगढ़ की टीम ने एक तरफा मुकाबले में जम्मू कश्मीर को 0 के मुकाबले 20 गोल से, जबकि बिहार की टीम ने गोवा को 1 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया।
बोकारो जिले के तोपचाची प्रखंड कार्यालय में आज विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में 70 लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। आज हम आपको दिखाते हैं रांची की एक ऐसी ग्रामीण महिला की कहानी जिसने अपनी सूझबूझ और कौशल से न केवल अपने परिवार की तकदीर और तस्वीर बदली है, बल्कि स्वरोजगार की लालसा रखने वालों को सुगम रास्ता भी दिखाया है। इरादे नेक और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के सिरका गांव की गीता देवी ने अपनी सूझबूझ और हौसले के दम पर न सिर्फ खुद को सशक्त बनाया बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक संबल प्रदान किया है। गीता केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मदद से मिले तालाब में मछली पालन तो कर ही रही हैं, साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर बड़े पैमाने पर बतख पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन भी कर रही हैं, जिससे इन्हें चौतरफा लाभ हो रहा है। मुझे मनरेगा तरफ से तालाब मिला है, उसमें मछली डाले हैं और बतख भी पाले हैं। सरकारी मदद, थोड़ी बहुत जमा पूंजी और अपनी मेहनत की बदौलत गीता ने अपना अच्छा खासा व्यवसाय खड़ा कर लिया है, जो दिनों दिन नई बुलंदियों को छू रहा है। बतख है 200 पीस और मुर्गी है 50 पीस, बकरी है 15 पीस। कल तक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गीता के पति मंगल महतो के भी अब दिन बहुर गए हैं और अब वे भी पत्नी के इस नायाब सफर में उनका हमसफर बन गए हैं। दूसरे जगह पे काम करने जाते थे दूसरा का, मेरी वाइफ बोली कि मनरेगा तालाब है तो इसमें अब ये रखिए, बतख रखिए, फिर मछली छोड़िए, फिर इसमें जो भी रहेगा अपना मिक्सिंग फार्मिंग, जो बकरी वगैरह भी है, मुर्गी सब भी है। वो दिन और थे जब महिलाएं पुरुषों के पीछे पीछे चला करती थीं। आज महिलाएं न सिर्फ पुरुषों से 2 कदम आगे हैं, बल्कि वे पुरुषों को रास्ता भी दिखा रही हैं। गीता ने केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का जो बेहतरीन इस्तेमाल किया है, वह भी कम काबिले तारीफ नहीं है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। सीपीएम का 7वां झारखंड राज्य सम्मेलन 29 से 31 अक्टूबर तक उपराजधानी दुमका में आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राज्य भर से 311 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। असंगठित श्रमिकों को जागरूक कर उनका ई-श्रम पोर्टल में 100% निबंधन कराने के उद्देश्य से आज कोडरमा जिले में जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन और अन्य वरीय पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कर अरबी का दिलंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का तथा संजय पुरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बी फ्रॉक को हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि फिल्में जलवायु परिवर्तन सहित हमारे समय के प्रासंगिक मुद्दों से निपटती है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वाधीनता सेनानी हजारा सिंह की कहानी। 25 अक्टूबर स्वाधीनता सेनानी हजारा सिंह की पुण्यतिथि है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने के आरोप में उन्हें 25 अक्टूबर 1944 को लाल किले में मृत्यु दंड दिया गया। हजारा सिंह पंजाब के होशियारपुर जिले के झांगिलाना गांव के निवासी थे। वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे।
जब आजाद हिंद फौज के नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका, तो हजारा सिंह भी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। वे 3री गुरिल्ला रेजिमेंट में हवलदार रहे। हजारा सिंह ने बर्मा युद्ध में भाग लिया, जहां उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। देश स्वाधीनता आंदोलन में हजारा सिंह जैसे बहादुर जवानों की निस्वार्थ सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। 25 अक्टूबर 1947 को ही मैसूर रियासत को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहला मुख्यमंत्री मिला। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मैसूर में महाराजा का शासन रहा, जिसके खिलाफ वहां राजनीतिक संघर्ष जारी था। राजशाही समाप्त करने के लिए मैसूर चलो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूरा मैसूर इलाका जैसे उमड़ पड़ा। कांग्रेस की अपील पर स्थानीय समुदाय के लोगों के साथ ही स्वयंसेवक भी मैसूर चलो आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन ने महाराजा को सत्ता छोड़ने और रियासत में लोकतांत्रिक एवं जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए विवश कर दिया। 4 सितंबर 1947 को शहर में बड़ी जनसभा हुई और शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से यहाँ स्कूल का एक विद्यार्थी मारा गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। बाद में जन भावना के सामने मैसूर के तत्कालीन महाराजा जयचामराजा वडेयर को झुकना पड़ा और उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगे मान ली। इसके साथ ही उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के फैसले की घोषणा कर दी। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1947 को मैसूर भारतीय संघ में शामिल हो गया। महाराजा के सिंहासन छोड़ने के बाद 25 अक्टूबर 1947 को केसी रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री बने। वे संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत केसी रेड्डी मैसूर चलो आंदोलन के अग्रणी नेता रहे और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो 1947 से 1952 तक इस पद पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। देश को दी गई विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज के 2 दिवसीय दौरे पर। बरहेट में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण, युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने की कृषि, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता विभाग की समीक्षा। किसानों की प्रगति के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। और रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए उपायुक्त ने दिया विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगी विशेष नजर।